जय हिंद माय फ्रेंड्स। मोहम्मद इब्न अल कासिम, मोहम्मद इब्न अल कासिम, आपने नाम तो सुना ही होगा। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण ईरा है, या बोल सकते हैं एक परिवर्तन है। इसी कासिम के आने के बाद भारत को मिडाइवल हिस्ट्री का शुरुआत माना जाता है। यानी हमारे एग्ज़ाम में कई बार सवालों का जखीरा इससे संबंधित हमें मिलता है और पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो हमारा उत्तर होता है मोहम्मद इब्न अल कासिम। तो यह मेरे प्यारे साथियों वही कासिम है जिसने भारत जो और उस समय सिंध पर जो शासन था दाहिर का, उसको हराया था। साथ में मुल्तान और पंजाब वाले एरिया में भी अपने कदम रखा था। लेकिन इसके बाद जो है अपने विजय अभियानों को इसे रोकना पड़ा। हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो इतना ज़्यादा तत्पर था विजय अभियानों को लेकर के, और जिसकी इतनी ख्वाहिश थी कि जो अरब से आ कर के भारत में अपने पैर जमाया, लेकिन खाली सिंध वाले क्षेत्र में को ही छोड़ मतलब जीत करके अन्य को क्यों छोड़कर चला गया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है और हम इसी वीडियो में जानेंगे। साथ में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, किस जनजाति से यह संबंध रखता था और इसका शुरुआती जीवन, साथ में सैन्य कमांडर के रूप में कैसे इसने अपने आप को उसके लिए मजबूत किया, दावेदारी अपनी दिखाने का प्रयास किया, इसके पिता के बारे में एक एक जानकारी थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करेंगे। फारस का गवर्नर जब बना तो कौन कौन से अभियान क्या जीते और किन क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा रुचि थी, जो कि सिंध वाले क्षेत्र में रुचि क्यों इतनी बढ़ी और इस क्षेत्र को जीतने में इसकी जो प्रयास था सबसे पहले इधर ही क्यों आया। फिर कासिम अपने क्षेत्रों को किस तरीके से उसको संचालित करता था, उसकी सैन्य रणनीति क्या थी, शासन करने का तरीका क्या था, धर्म क्या था, इसके टैक्स कैसे हुआ करते थे, कैसे इसे अपनी मतलब मृत्यु का जिम्मेदार इसका कौन है और इसके आगे परिणाम क्या हुआ जब यह मारा गया। तो और उसके बाद भारत की जो पहचान हुई या भारत का आगे का किस तरीके से शुरुआत देखा गया, इसमें हम लोग जानेंगे। मृत्यु के बारे में एक बड़ी अच्छी अनुश्रुति है कि जो दाहिर की जो दो पुत्रियां थीं, सूर्या और पार्वती देवी, इन्होंने ही कासिम को मारने का एक रणनीति यानी बनाया था, प्लान बनाया था। यह भी एक बड़ा ही अच्छा अनुश्रुति है और इसके बारे में कई सारी जानकारियां हैं कि कौन कौन सी विधियों से इसे मारा गया। कई तरीक़ों से लोगों ने, इतिहासकारों ने बताया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इस कहानी को भी हम आपसे साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो मोहम्मद इब्न अल कासिम, इसे अल थपाकी भी इसे नाम दिया गया था और इसे अल थपाकी इसलिए कहा गया क्योंकि यह थपाकी जो जनजाति थी उसी से संबंध रखता था। क्योंकि जो अमीर शुरुआती में थे उन्हीं अमीरों ने अपना एक खलीफा चुन के बनाया, क्योंकि खलीफा की बात सभी को मानना अनिवार्य था।
तो खलीफा के साथ रह करके अमीर अपना जो व्यापार था, जो अपने जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाते थे और राजा से इसे सहायता प्राप्त कर लेते थे। तो उस समय खलीफा जो था उसका नाम उमय्यद था और उसकी सेवा में यह 695 से 715 के बीच रहा। ठीक है, तो जो खलीफा था इसका नाम था उमय्यद। क्या था साथियों? तो उमय्यद नाम था। तो सबसे पहले खलीफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो खलीफा के पहले जो मुस्लिम की शुरुआत करने वाले संस्थापक मोहम्मद साहब पैगंबर हुआ करते थे, जो कि 622 में जो है इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। फिर 625 में इनकी जो है खदीजा नाम की विधवा से शादी किया। फिर 641 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो कानून थे, बताए हुए जो नियम थे, उसको पालन करने के लिए खलीफा की स्थापना की गई और खलीफा का उस समय बड़ा ही सम्मानित पद और उच्च पद हुआ करता था। माना जाता था कि खलीफा जो है भगवान की रूप है, भगवान का प्रतिरूप है, मूर्ति है, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और इस जो खलीफा था यह 1924 तक चला। खलीफा का जो पद है 1924 तक चला और 1924 के बाद कमाल पाशा को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था, क्योंकि कमाल पाशा ही खलीफा था। और जो परंपरा जो चल रही थी कि खलीफा को कोई नहीं हरा सकता, अब वह टूट चुकी थी। इसलिए जो कमाल पाशा था उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो खलीफा अल कासिम के समय बड़ी ही मजबूत और महत्वपूर्ण पद था और वह पूरे मुस्लिम क्षेत्र को वही प्रतिनिधि के रूप में संस्थापक या उसे प्रतिनिधि के रूप में था। वह जो कहता था सब लोग उसकी बात को मानने के लिए बाध्य थे। उसके कानून ही जो है शब्दों से संबंधित थे। अब इसने जो है सिंध विजय पर नेतृत्व जो है कासिम ने किया, साथ में दाहिर को इसने हराया था। और कहा जाता है कि दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम शासक जो है कासिम ही था। दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम शासक। आइए पुस्तकों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें थी। और यह आप जो देख रहे हैं यह उसके द्वारा बनाए गए सिक्के हैं जो मोहम्मद बिन अल कासिम ने चलाया था अपने तरफ से। देखिए इसमें जो है अरबी में ये सब भाषाएं लिखी गई हैं, क्योंकि वह अरब क्षेत्र का था, इसलिए अरबी भाषा को उसने जो है तवज्जो दिया था। पुस्तक कौन से थी जिसके बारे में हमें मोहम्मद इब्न अल कासिम से संबंधित जानकारी मिल जाती है? तो पुस्तक देखिए हमारा जो पेन है सही से इसकी चल नहीं रहा है, छोड़ दे रहा है। अच्छा पकड़ तो लिया। तो पुस्तक, फिर वही बात, 1 मिनट होल्ड पर रखते हैं, फिर हम जल्द आते हैं 1 मिनट में। आप अब बिल्कुल सही चल रहा है। पुस्तकों में महत्वपूर्ण देखा जाए तो 3 पुस्तकें थीं। पहली है अल बालाधुरी
धुरी। इसको लिखने वाले अल बुल्दान, लेखक अल बुल्दान थे। और अल बुल्दान का अर्थ होता है विजय की भूमि, यानी विजय की भूमि। इस पुस्तक में कासिम के जो विजय अभियान थे उसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगली पुस्तक अल इस्फ़हानी, अल इस्फ़हानी, और इसको लिखने वाले जो है ठीक है, अल इस्फ़हानी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अल अघानी, अल अघानी पुस्तक इसने लिखी। और इस पुस्तक का अर्थ होता है गीतों का पुस्तक। इसमें ये सब की जानकारियाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है चचनामा, चचनामा। ऊपर की दो पुस्तकों में बहुत ही हल्की जानकारी, थोड़ी मोड़ी जानकारी है, और यह ठीक इसी के समकालीन, कासिम के समकालीन ही किताबें लिखी गई थी। लेकिन चचनामा बाद में लिखी गई, जब मोहम्मद गोरी वोरी आया था उसी के समय इसके जो लेखक थे साथ में आए थे। और मोहम्मद बिन कासिम के जो अमीर हुआ करते थे, जो काजी हुआ करते थे, जो न्यायाधीश हुआ करते थे, जो इनके सैन्य कमांडर और इनसे संबंधित जो पुस्तें थीं, उनके द्वारा लिखी गई जो कुछ पुस्तकें थीं, उनके आधार पर चचनामा पुस्तक लिखी गई थी। और आपके लिए हमारा एक होमवर्क रहेगा कि चचनामा का लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखकर बताएंगे। यह एक विस्तृत विवरण है, इसमें बहुत सारी जानकारी, यानी सारी जानकारी कासिम के बारे में हमें लिखी लिखाई मिलती है, लेकिन इस पर पूरी की पूरी हम सही जानकारी मानने के लिए संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कई सारी जानकारी गलत भी हो सकती है, कुछ अफवाह भी हो सकते हैं, क्योंकि यह पहले किसी न्यायाधीश या जज ने लिखा होगा अपने बारे में, फिर उसके बाद कोई और लिखा, ऐसे जब बढ़ता जाता है समय के अनुसार तो इसमें कई सारी अफवाहें भी जुड़ती जाती हैं। तो अब जो कासिम था उसकी जनजाति थकीफ या थकाफी जनजाति हुआ करता था, और इसका जन्म जो है मक्का मदीना में हुआ था। किसका? तो कासिम का 336 ईस्वी में। अब यह जो उस समय अरब के बहरीन जो था थकाफाइट के क्षेत्र का वह गवर्नर सबसे पहले बना, और इसका पिता भी वहीं का अली अब आन जो है ना, वहीं का ही जो है गवर्नर हुआ करता था। और इसके नेतृत्व में कम से कम कई बार जो है भारत को जीतने के लिए अभियान छेड़े गए थे, जो इसके पिता था, लेकिन हर अभियान में वह फेल हो जाता था, जिसके कारण अब जो है थकीफ को एक धीरे धीरे सम्मानित पद बढ़ने लगा, क्योंकि यह लड़ाई में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा यह अग्रेसित रहता था, और क्षेत्रों को जीतने में भी इसकी ज़्यादा मंशा रहती थी। तो थकीफ की दो मुख्य शाखा में एक शाखा थी अल हजाज, ठीक है, एक थी अल हजाज, और अल हजाज ने चचेरा भाई जुबैर, ठीक है, चचेरा भाई जुबैर को जो है मार दिया था, इसलिए अल हजाज अब जो है सर्वे सर्वा हो गया था। मोहम्मद का पिता
अब जो है बसरा का डिप्टी गवर्नर बनने लगा। ठीक है, अल बसरा का जो है डिप्टी गवर्नर धीरे धीरे जब बनने लगा, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह अरब वाला क्षेत्र जो था अब किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ पूरे ईरान तुर्की वाले क्षेत्र पर भी धीरे धीरे ये कब्जा कर लेते हैं सब। अब अल हजारत, ठीक है ना, अल हजारत जो था या अल हज्जाज, यह कासिम को बहुत मानता था और अपनी बहन जो जैनब से कासिम की शादी कराना चाहता था। ठीक है, अल हज्जाज कौन था? तो अल हज्जाज जो खलीफा था उसका मेन अधिकारी था या मेन सैन्य कमांडर हुआ करता था अल हज्जाज। जैसे आज के समय में जो खलीफा को राष्ट्रपति से तुलना कर सकते हैं और अल हज्जाज को प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सारे अभियानों का देख रेख करता था और सारी व्यवस्था और शासन प्रणाली का अधिकारी हुआ करता था। इसलिए सबसे ज़्यादा अल हज्जाज ही जितने भी अभियान थे उसको अंजाम देता था और सारे जानकारी को इकट्ठा रखता था, और कहीं भी जानकारी प्राप्त करने की मूड में अगर खलीफा होता था तो सारी जानकारी इस हज्जाज से ही मंगाता था। तो हज्जाज का हमने बताया कि एक बहन थी जैनब, शादी तो कराना चाहता था लेकिन इसकी बहन जो है कौन दूसरे से चक्कर चला रही थी, मतलब उससे फंसी हुई थी और बाद में उससे अपना बहन की शादी भी करा दिया। ठीक है, बता दें कि वह अपने बड़े भाई से ही मतलब उस शादी करना चाहती थी। कौन? तो जैनब जो उसकी बहन थी अल हज्जाज। तो उस समय ऐसा चलता था। आपको लगेगा थोड़ा सा अनुचित, लेकिन हम बता दें कि जो मोहम्मद साहब थे वह खुद अपने भाई की लड़की से यानी अपने भाई के बेटी से उन्होंने शादी करी थी। ठीक है, तो जब मोहम्मद साहब कर सकते थे तो ये तो उनके चेले हैं, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, उनके अनुयायी हैं। अब धीरे धीरे कासिम अपने पैर जमा रहा था और फारस का गवर्नर, ठीक है, वह बनने से पहले वह कुर्द जनजाति आपने सुना होगा, कुर्द जनजाति ईरान में रहा करती थी। ईरान वाले क्षेत्र में देखिए, यह ईरान का क्षेत्र है, यह अफ़गानिस्तान है और यह पाकिस्तान है। इन क्षेत्रों में रहा करती थी और फारस, ईरान को ही फारस कहते हैं जो पुराना नाम है। कुर्दों को अपने अधीन किया, उनको जीता। इसके बाद हज्जाज खुश होकर के इसे फारस का गवर्नर बना दिया और इसके पहले हज्जाज का भाई यहाँ का गवर्नर था, लेकिन हज्जाज के भाई यहाँ से हटने के बाद जो है अब ईरान यानी फारस को एक मजबूत शहर या मजबूत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने का काम कासिम ने किया था और इसे पुनर्जीवित करने का भी इसका एक अपना हाथ रहा है इसमें। उस समय खलीफा जो था रशीदुन था, जो खलीफा था वह रशीदुन था, वह खलीफा। और रशीदुन जो खलीफा था वह इन सभी कार्यों को अंजाम दे रहा था, उसकी जानकारी में सारी चीज़ें थीं। वह हज्जाज को अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा करता था। सिंध की ओर बढ़ने का क्या कारण था? सिंध की तरफ ही कासिम क्यों बढ़ा? क्योंकि इधर तो बढ़ रहा था, इधर ही क्यों नहीं बढ़ता गया? क्योंकि इधर यूरोपीय देश हुआ करते थे। इसका भी कई कारण हैं। तो सिंध में बढ़ने का कारण यह था कि सीथियन एक जनजाति थी जो ईरान में रहा करती थी, और यह ईरान में ही नहीं बल्कि टिग्रिस, ठीक है,
टिग्रिस कहाँ पे है? तो यहाँ पे फारस में ही यहाँ पे टिग्रिस एक नदी है और श्रीलंका है यहाँ पे। इनके बीच में जो कोस्ट यानी तट हैं, सीथियन जनजाति के लोग यहाँ पे लूट मार किया करते थे, ठीक है। और यह हमेशा इस वाले क्षेत्रों में सक्रिय रहते थे। सबसे बड़ी समस्या वहाँ होती थी जब ये मुस्लिम जो अमीर थे, व्यापारी, अपने व्यापार के लिए कोई भी माल या सामान को ले करके खरीद करके ये जाते थे बेचने के लिए अरब में, तो बीच में सीथियन इन्हें लूट लेते थे, जिससे खलीफा बहुत नाराज़ रहता था, क्योंकि जितने अमीर थे वो इनको टैक्स देते थे। अब अमीर टैक्स नहीं दे पाते थे या विरोध करते थे राजा का, तो राजा भी इसके लिए अपना प्रभाव जमाने के लिए कर्तव्य समझ में आया कि नहीं, हमें इसके लिए भी कुछ करना होगा। इस तरह से जो सीथियन थे उनका मुख्य सेंटर था वह सिंध ही था। सिंध ही इसका मेन सेंटर था और उस समय सिंध का जो शासक था दाहिर था। अब खलीफा को लगा कि हम दाहिर से मदद मांगे और जो सीथियन थे लूट मार कर रहे हैं, इन पर हम अपनी पकड़ मजबूत करें, इन्हें कमज़ोर करें या इन्हें कोई समझौता कर लें। लेकिन जो दाहिर का शासक दाहिर था उसने मना कर दिया, इसके लिए कि हम आपके इस युद्ध में या सीथियनों को हराने में आपका मदद नहीं कर सकते। जब ऐसे ही चलता रहा और एक बार सीथियनों ने कई मुस्लिम महिलाओं जो यहाँ से हज पर जा रही थी मक्का मदीना, उनको अपहरण कर लिया। किसी तरह से उसमें से एक महिला जिसका नाम था नाहिद, जेल से छूट करके या वहाँ से भाग करके लड़की निकल गई और जब अपनी बात हज्जाज से और खलीफा से बताई तो खलीफा ने और हज्जाज ने दाहिर से कहा कि जो भी हमारे लोग हैं उन्हें रिहाई किया जाए, उन्हें रिहा करो और साथ में इसके लिए मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह थी कि दाहिर ने इसके लिए मना कर दिया। मना करने के बाद अब हज्जाज और खलीफा इसके लिए विजय अभियान को जोर पकड़ने लगे। चूँकि समस्या यह भी थी, इसके पहले सिंध को जीतने के लिए कई लोगों को भेजा गया था विजय अभियान में, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए इस बार हज्जाज जो था कई सारे प्लान के साथ सिंध को जीतने के लिए कासिम को नियुक्त किया। सबसे पहले तो उसने श्रीलंका, इन वाले क्षेत्रों में, श्रीलंका जो इधर है यहाँ पे, इधर भारत वाले क्षेत्र में, और इधर यहाँ पे दीपालपुर है क्षेत्रों में, और इधर अपने गुप्तचरों को सेट किया यानी नियुक्त किया, ताकि कोई भी जानकारी हो हमें तुरंत प्राप्त हो और हम अपने सैनिकों को वहाँ जल्दी से जल्दी भेज पाएँ अगर हमारी सेना हार रही हो तो। अपने प्लान के मुताबिक इसने अब कासिम को इस क्षेत्र में उतार दिया यानी लड़ने के लिए, क्योंकि फारस वाले क्षेत्र में था ही और फारस के बगल में ही सिंध है, तो यहाँ से कासिम बहुत आसानी से जा सकता था, जो कि 711 में अपना पहला अभियान जो है शुरू किया, लॉन्च किया। अब जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यह अपने अभियान को अंजाम दे रहा था। यहाँ से तो यहाँ पे अरब वाले क्षेत्र से निकल करके धीरे धीरे
यह आया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे यह फारस वाला ही क्षेत्र है, यहाँ पे अपना राजकाज देख रहा था, यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था। इसके पहले हज्जाज का भाई गवर्नर था, और हज्जाज का भाई से ही जो है हज्जाज अपनी बहन की शादी किया था, अपने बड़े भाई से ही, जो थी जुनैब। और इस जुनैब की शादी करने के लिए हज्जाज कासिम से सोच रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। यह हमने आपको बता चुका हूँ। देखिए, जब यहाँ पे आगे बढ़ा तो दीबाल, देखिए ना, दीबाल में सबसे पहले अपने गुप्तचरों को यहाँ पे नियुक्त किया, और उसके बाद कासिम को भेजा आगे। जब आगे भेजा तो यहाँ पे रुक करके अपने कुछ ऐसे साथी जो भारत के विरोध में थे उनको एक करना शुरू किया, क्योंकि यह जानता था कि भारत को जीतना है, हराना है, तो हमें जयचंदों को जोड़ना पड़ेगा। जयचंदों से हमें सहायता लेनी होगी। तो इसके साथ कुछ जाट जो इस वाले क्षेत्र में थे, यानी सिंध के दूसरे साइड में, उनसे संबंध बनाया। साथ में मेड भी एक जनजाति हुआ करते थे, उनको भी शामिल किया। तो सबसे पहले शहर को जीतने का काम जो है दीवाल, जो कि दीपाल नाम आप देख सकते हैं, दीवाल, इसको सबसे पहले कासिम ने जीता था। कासिम ने जीता, इसकी और मनोबल बढ़ा, और आगे बढ़ने में इसे एक प्रशंसा या एक हथियार के रूप में लिया, और आगे बढ़ने का इसे स्रोत प्राप्त हुआ। साथ में इस साइड से दूसरी साइड आने के लिए इसने नाविकों और जो जाट थे उनसे सौदेबाजी भी की कि हमें इस पार जो है पहुंचाया जाए। साथ में यहीं पे एक बेट द्वीप है, यहाँ पे एक बेट द्वीप है, और इस बेट द्वीप का जो शासक था उससे भी इसने सहायता मांगी, और इसे पर्याप्त सहायता भी मिली। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ से रेवार वाले क्षेत्र को जीता, बहरोर को जीता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते देखिए अब में ब्राह्मणाबाद है, ठीक है। और इसके बाद जो है अहरार में ही दाहिर का शासन था, और ब्राह्मणाबाद में अहरार का जो पुत्र था यहाँ पे शासक था। तो सबसे पहले ब्राह्मणाबाद आया, और इसने इसको भी पहले जीता, और इसको जब जीता तो यहाँ से इसका जो लड़का था भाग गया, और यहाँ पे इसकी एक पत्नी थी दाहिर की, यानी इसकी माता को अकेले छोड़ दिया, और इसकी माता जो है इसके साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, और यहाँ से इसका पुत्र भाग गया था। वह जब यहाँ से भाग गया तो फिर आगे जब बढ़ा तो आरोर, यहाँ पे दाहिर का मेन शासक था, और दाहिर शासक था जिसे रोहड़ी भी कहते हैं, और इसका कासिम और जाटों से सामना हुआ, और यह इसमें पराजय हाथ लगी। सीधे ठीक आगे बढ़ा, और इसने मुल्तान, यहाँ पे जो क्षेत्र है मुल्तान, उसको भी आगे यहाँ पे जीता, और इसको जीत करके यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसने इसे मुस्लिम वाले क्षेत्र में तब्दील कर दिया। और खलीफा चाचा हज्जाज के लिए जो दाहिर को हराना सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इसे जो है उसने अपने लिए बहुत शान के रूप में लिया इसे। अब जब आगे बढ़ने का भी प्रयास किया, इधर आगे बढ़कर जो है गुजरात वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी घुसने का प्रयास किया। इसे लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास खलीफा हैं, हज्जाज हैं,
हम आने वाले और भारत वाले क्षेत्रों को जीत सकते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे गुहिला के राजा रावल हुआ करते थे, प्रतिहार राजा नागभट्ट गुजरात में, और चालुक्यों के राजा विक्रमादित्य, ठीक है, ये भी गुजरात वाले सौराष्ट्र नीचे वाले क्षेत्र में थे। इन सब ने एक एक करके कासिम को हराया। इसके बाद कासिम जो है इन सभी विजय अभियानों को छोड़ दिया। हज्जाज और खलीफा भी हार मान लिया कि अब हम भारत पर आगे विजय अभियान को जारी नहीं रख सकते, इसलिए अपने अभियान को वहीं रोक दिया। इसे वापस बुला लिया गया और खलीफा जो है जीत का इरादा भी छोड़ दिया, क्योंकि इसे इन जब विजय अभियान में आया था तो राष्ट्रकूटों चालुक्यों ने इसे खूब जो है दौड़ा दौड़ा के हराया था और इसकी सारी सैन्य शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सैन्य रणनीति, किस तरह के इसके सैनिक थे, और चूँकि यह देखिए शहरों पर एक एक करके कब्जा करता गया, और शहरों पर कब्जा जब किया तो कई गांव ऐसे थे जो इसके तुरंत प्रभाव में आ जाते थे। इन्हें लगता था कि अगर हम इन समर्पण नहीं करते हैं तो वैसे भी ज़बरदस्ती हमें बना लेगा, यानी गुलाम बना लेगा। तो जो लोग इसे स्वेच्छा से अपना लेते थे तो उन्हें यह छोड़ देता था, और बाकी को यह ज़बरदस्ती उन्हें हरा करके, उन्हें गुलाम बना करके, स्त्रियों को गुलाम बनाता था। साथ में उन्हें जो है लूट मार करने के बाद 5वां हिस्सा भेज देता था। किसको? तो खलीफा को और हज्जाज को, और बाकी अपने और सैनिकों के लिए रखता था। और महिलाओं जो थी उनके साथ भी इसका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था, उन्हें ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाता था। और खलीफा जो है यहाँ पे लोगों से या अपने सैन्य कमांडर और अपने सैनिकों से अपील करता था कि किसी भी नागरिक जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ गलत न हो, उनके साथ जो है ज़्यादतियाँ न की जाए, और वह धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति के रूप में भी काम करता था। अब शहरों पर कब्जा जब करता था तो कई गांव मतलब उसके हिसाब से स्वतंत्र थे और अपने तरह से मुस्लिम कानून, शरीयत कानून भी वहाँ पे लागू करता था। साथ में कई गांव जो हिंदू गांव थे उन्हें उनके ही नियमों पर छोड़ देता था, उसमें कोई हस्तक्षेप भी कासिम नहीं किया था। अब इसके सफलता के क्या मुख्य कारण थे? सफलता के कई कारण थे, जैसे कि बेहतर इसके पास सैन्य उपकरण थे। हमारे यहाँ तलवार वगैरह थे, लेकिन इनके पास कुछ पूर्वी या पश्चिमी देश जो थे उनसे कुछ हथियार इन्हें प्राप्त हुए थे। कुशल सैन्य जो है नेतृत्व था, क्योंकि कासिम था और इसके पीछे कई सारे गुप्तचर थे, और साथ में हज्जाज इसे पूरे अपने अंडर में ले रखा था। जैसे चाहता था वैसे कासिम को निर्देश देता था, और कासिम उसी तरीके से जो है चढ़ाई करता था, युद्ध में भाग लेता था, क्योंकि 2 बार यह हार चुका था और उससे अपनी जानकारी को बढ़ाया था, और उसने कुछ गलतियां जो थी उन्हें हटा करके उसे में संशोधन भी किया था। इसमें जो है जिहाद को भी हथियार के रूप में बनाया था। मुस्लिमों में व्यापक विश्वास जगाया कि मुस्लिम ही सबसे बड़े हैं, सबसे जो है श्रेष्ठ हैं। साथ में उस समय बहुत ही ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग थे, और वह वहाँ पे हिंदू शासक था, ताहिर जो है हिंदू शासक था, और वह हथियार उठाने में उनका विचार नहीं था बौद्ध विचारों का या बुद्धों का, तो इसलिए वे भी जो है इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं की, राजा का साथ नहीं दे पाए। साथ में जो दाहिर के सरदार थे, दाहिर ने उनका अदला बदली कर दिया था, जिससे वे भी
अपने अधिकार को लेकर के उतना ज़्यादा अग्रेसित नहीं थे। तो यह इसके मुख्य जो है सफलता के कारण से। शासन की बात करें तो शरीयत जो है शासन था, और हमने बता दिया कि कई गांवों में जो हिंदू शासन स्वतंत्र रूप से चला करता था। धर्म की बात करें तो गैर मुस्लिम धर्म जो थे उनको जजिया देना पड़ता था, और जजिया जो बौद्ध थे वो भी देते थे, जैन थे वो भी, साथ में हिंदू भी जजिया दिया करते थे। ज़कात जो है वह ज़कात जो है कृषि पर टैक्स हुआ करता था, जो कि 10% था, और यह धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। कासिम इस पर बड़ा ही अपना विचार क्लियर था, और जो खलीफा और हज्जाज थे यह भी जो है धर्मनिरपेक्ष को मानते थे, क्योंकि उस समय मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था, उसको कोई भी उसे कोई भी हानि नहीं हुई थी उस समय। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह जो है किसी को परेशान करने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और इनका हमें मेन लगता है कि इनके व्यापार में कई सारी अड़चनें परेशानियाँ आती थी, और इसने दाहिर से कई बार सहायता ही मांगी थी, लेकिन दाहिर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। और यही कारण था कि कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब 714 में हज्जाज मारा गया, यानी मर गया। उसके 1 साल बाद जो है जो खलीफा था, किसका नाम क्या था, रशीदून, वो भी मर गया। उसके बाद अगला खलीफा बना अल वालिद फर्स्ट, ठीक है। और यह उसके बाद इसका ही बड़ा भाई था सुलेमान, वो बना। और सुलेमान जो है अल हज्जाज का विरोधी था। सुलेमान अल हज्जाज का विरोधी था, और विरोधी होने के कारण अब कासिम का उतना नहीं चल पा रहा था, और यह कासिम से जलता था। दिक्कत यह थी कि कासिम जब था तो उस समय सुलेमान का एक बहुत ही मित्र था, उसको इसने जेल में डलवा दिया था, जिससे सुलेमान भी नाखुश था, और इस सुलेमान आते ही जो है उसको छोड़ दिया। और सुलेमान ने उसको, जिसको कासिम ने जेल में डलवाया था, उसको वो यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया और इसे वापस बुला लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको जेल में डलवा दिया, और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी साथियों, तो मोहम्मद अल इब्न कासिम की। कुछ चेतनामा में तो एक कहानी यह है जो कि बड़ी ही प्रचलित है कि कासिम की मृत्यु का कारण दाहिर की बेटी जो सूर्या और परिमल देवी थी। जब दाहिर को हराया गया और कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की, तो इसने वहाँ की महिलाओं को राजा जो खलीफा था उसके लिए भेज दिया, उसकी दासी या सेविका बनने के लिए, जबकि दाहिर की पत्नी को कासिम ने खुद अपनी सेविका के रूप में नियुक्त किया था। और इसका फ़ायदा इन बेटियों ने अपनाया और कासिम पर दोष लगाया कि कासिम ने हमें पहले उपयोग किया है, तब जा कर के आपके यहाँ हम लोगों को भेजा है। इससे खलीफा कासिम पर नाराज़ हो गया। अब कासिम पर नाराज़ होने पर कासिम को बुला करके बैल के खाल में इसको जो है मढ़वा दिया था, और दम घुटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो माना जाता है और कहा जाता है कि अपने पिता की बदला लेने के लिए इन सब ने इसको मारने का यह जो प्लान था बनाया था। लेकिन बाद में इन बहनों ने खुद खुलासा किया कि हम जो है ऐसा अपने पिता की बदला लेने के लिए किया था,
और यह बात जब खलीफा को पता चली तो खलीफा ने इन दोनों को दीवार में चिनवा दिया था। तो इस तरीके से कासिम की मृत्यु हो जाती है। अब आने के बाद परिणाम देखिए क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो है मुस्लिम आक्रांताओं की संख्या बढ़ती गई। मुस्लिमों को लगा कि हम भारत पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से बहुत से धन हैं जिन्हें हम लूट सकते हैं। और इसके बाद दाहिर का जो बेटा था वह मुस्लिम बन गया था, क्योंकि वह ब्राह्मणवाद से भाग गया था और उसे पढ़कर मुस्लिम बना दिया गया था। अब वहाँ पे उसे क्षमा भी मिल गया 720 में, और वह उसे कुछ प्रशासन में भी हिस्सेदारी मिल गई। इस तरीके से हमारे यहाँ के जो राजा थे वह मुस्लिमों के गुलाम बनते गए। और 870 में फिर अब्बासीद जो खलीफा था, अमीरों ने इसके प्रति जो है अपनी निष्ठा जो थी उसको त्याग दिया, और धीरे धीरे ईरान में जो क्षेत्र थे, सिंध का जो क्षेत्र था, इसमें अलग अलग राजा मुस्लिम शासक बनते गए, यानी स्वतंत्र हो गए। और इसी में एक शासक हुआ करता था गजनी, जो गौर का शासक हुआ करता था। यहाँ से एक उत्पत्ति होती है। तो साथ ही देखिए जिन्ना जो कासिम था, इसके नाम पर पाकिस्तान बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। और कहा जाता है कि जिन्ना ने जो है कासिम बताया है कि कासिम ने ही पाकिस्तान की शुरुआत की। जब कासिम आया हमारे क्षेत्र में, तभी से पाकिस्तान जो है जिंदा है, पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान का स्थापना हो चुकी थी। और बताया जाता है कि उस समय में योम इवाब उल इस्लाम मनाते हैं इनके सम्मान में, पाकिस्तान वाले इनके सम्मान में। किसके सम्मान में भैया? तो कासिम के सम्मान में, कि कासिम आया था और पाकिस्तान की स्थापना की थी, पाकिस्तान की शुरुआत करी थी। साथ में कासिम बंदरगाह भी है पाकिस्तान में, और मुल्तान में स्टेडियम भी है, क्योंकि मुल्तान में पहले हिंदू शासन हुआ करता था। और सबसे पहले दियपालपुर को जीता, उसके बाद अहरोर को, ब्राह्मणाबाद को, दाहिर को, जो अहरोर में था, और ठीक उसके बाद मुल्तान को जीत करके आगे बढ़ा था, लेकिन आगे जो है बढ़ नहीं सका था। इस तरह से मुल्तान में स्टेडियम भी है, कासिम स्टेडियम, और एक कासिम शहर भी यहाँ पे बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह है सिंध, और सिंध में देखिए यह देवाल है, यह कराची है, और यहाँ पे यह है ना, और यह मुल्तान है। मतलब यहाँ से मुल्तान को, और अरोर देख सकते हैं यहाँ पे है, जीत हासिल करी थी। और यहाँ पे इसका मोहम्मद जो है कासिम, इसका यह टॉम है या मस्जिद है, यहीं पे इसको दफनाया गया है। देखिए आज भी इसकी थोड़ी मोड़ी कलाकृति अभी बची हुई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और जानकारी अगर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और बताइएगा कि चचनामा की पुस्तक के लेखक कौन है। यह एक आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम ले आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।